नंबर 1 क्वेश्चन, नौकरशाही की किन्हीं दो दोषों का उल्लेख कीजिए। नौकरशाही के कोई 4 दोष बताइए। नंबर 1 व्यवहार व नियम पालन की कठोरता, आकार में वृद्धि और कुशलता में कमी, सार्वजनिक नियंत्रण को रोकने का प्रयास, तानाशाही प्रवृत्ति। नंबर 2 क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था में नौकरशाही का महत्व बताइए। नौकरशाही एक ऐसा सामाजिक साधन है जो राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने में सरकार की मदद करता है, नीति निर्धारण व उनके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विरोधी हितों में सामंजस्य पैदा करता है, विकास अभिकर्ता के रूप में आधुनिकीकरण को संभव करता है। लाल फीताशाही से आप क्या समझते हैं? नौकरशाही में जब अत्यधिक नियमों व नियंत्रण से किसी भी सरकारी कार्य में होने वाली देरी या प्रशासनिक नियमों का सख्ती से पालन जो किसी भी निर्णय तक पहुंचने में बाधक बने, उसे लाल फीताशाही कहते हैं। अक्सर सरकारी नियमों या उच्च निजी संस्थानों में लाल फीताशाही देखने को मिलती है। नंबर 4 क्वेश्चन है, नौकरशाही की कोई 2 आलोचनाएं बताइए। जहां कहीं भी लोक सेवक अपने निजी लाभ के लिए कार्य करते हैं, जहां वे जनता तथा संसद की आलोचना के भय के बिना समाज में एक पृथक वर्ग का रूप धारण कर लेते हैं, वहां इन्हें नौकरशाही अफसरों की संज्ञा दी जाती है। इनकी निम्न आलोचनाएं हैं: श्रेष्ठता की भावना, आत्म महत्व तथा आत्म केंद्रित लाल फीताशाही। नौकरशाही की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। नंबर 1 योग्यताओं के आधार पर चयन और नंबर 2 पद सोपानात्मक व्यवस्था। नंबर 3 अधिकारियों को निश्चित पारिश्रमिक और संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यों का विभाजन। नंबर 6 क्वेश्चन है, नौकरशाही को परिभाषित कीजिए। नौकरशाही प्रशासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें विशेषता, निष्पक्षता तथा मानवता का अभाव है। नौकरशाही तकनीकी दृष्टि से कुशल कर्मचारियों का एक व्यावसायिक साधन है जिसका संगठन पद सोपान के अनुसार किया जाता है, जो निष्कर्ष होकर राज्य का कार्य करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चनों में ब्रिटेन की लोक सेवाओं का लेख कीजिए। आंसर, ब्रिटेन में सिविल सेवाओं का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। भारत की तरह ब्रिटेन में भी राजशाही व्यवस्था के दौरान लोक सेवाओं का व्यवस्थित स्वरूप विद्यमान नहीं था। औद्योगिक क्रांति, शिक्षा का प्रसार और यूरोपीय पुनर्जागरण के काल में ब्रिटेन में व्यवस्थित लोक सेवाओं की आवश्यकता 16वीं सदी से अनुभव की जा रही थी। सिविल सेवा के पुनर्गठन के संबंध में समय समय पर विभिन्न समितियां बनाई गई। सर्वप्रथम 1854 में नॉर्थकोट ट्रेवलियन रिपोर्ट के दिए गए सुझावों के आधार पर 1855 में परिषद आदेश द्वारा सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई। सन 1919 में ट्रेजरी को पुनर्गठित किया गया। लोक सेवाओं के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कमेटी शिक्षा शास्त्री फुलटन की अध्यक्षता में द कमेटी ऑन दी सिविल सर्विस 1966-68 थी। फुलटन कमेटी के नाम से प्रसिद्ध इस कमेटी ने नए एकीकृत ढांचे की व्यवस्था करने, लोक सेवाओं को प्रबंध व प्रशिक्षण देने हेतु सिविल सेवा कार्यालय की स्थापना करने, लोक सेवाओं में उच्च स्तरीय व्यवस्थापिका विकसित करने, विशेषताओं को नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी प्रदान किए जाने संबंधी विभिन्न अनुशंसाएं की, जिसके आधार पर नवंबर 1968 में सिविल सर्विस विभाग की स्थापना की गई। ब्रिटेन में सभी विभागों को कार्य के आधार पर संगठित किया गया और सन 1971 में प्रशासनिक समूहों की स्थापना की गई, जिसमें सहायक से लेकर सहायक सचिव तक 10 श्रेणियां हैं। इन्हें सामूहिक रूप से मंदारिन कहा जाता है। वे इनकी योग्यता पर प्रशासन की कुशलता निर्भर करती है। ब्रिटिश लोक सेवाओं की विशेषताएं। ब्रिटिश लोक सेवाओं की निम्न विशेषताएं हैं। सिविल सेवक की नियुक्ति का आधार उसकी योग्यता, विशेष ज्ञान और अनुभव है। सिविल सेवा के अधिकांश कर्मचारी समाज के उच्च वर्गों से आते हैं। सिविल सेवक मंत्री का सहायक और सलाहकार होता है। उसका मुख्य कार्य नीति निर्माण में सहायता करना है। नंबर 2 क्वेश्चन, नौकरशाही के अर्थ एवं विशेषताओं पर की विवेचना कीजिए। नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द व्यूरस से बना है, जिसका अर्थ डेस्क के ऊपर बिछे मटमैले कपड़े से है। सन 18वीं सदी सर्वप्रथम एक फ्रांसीसी विचारक दी गोर्ने ने नौकरशाही का प्रयोग किया, जिसके शब्दों में फ्रांस में एक नई बीमारी ने जन्म लिया जो हमारे लिए भयंकर मुसीबत बन सकती है,
जिसका नाम है यूरोमेनिया। वयस्क के ब्यूरो शब्द ब्यूरोक्रेसी बना, जिसका अर्थ है डेस्क सरकार। नौकरशाही को अंग्रेजी भाषा में बस कर्सी कहते हैं, जिसमें ब्यूरो का अर्थ विभाग और क्रेसी का अर्थ शासन अर्थात विभाग का शासन। परिभाषाएं। नौकरशाही से अभिप्राय ऐसे लोगों के समूह से है जो ऐसे निश्चित कार्य करता है जिन्हें समाज उपयुक्त समझता है। नौकरशाही शासन उस व्यवस्था से है जिसका पूर्ण रूपेण नियंत्रण उच्च अधिकारियों के हाथों में होता है और वे इतने स्वैच्छारिक होते हैं कि उन्हें नागरिकता को निंदा करते समय भी संकोच नहीं होता। नौकरशाही की विशेषताएं। कार्यों का तर्कपूर्ण विभाजन, तकनीकी विशेषता, कानूनी सत्ता, पद सोपान का सिद्धांत, योग्यता प्रणाली, निश्चित वेतन तथा भत्ते, निष्पक्षता, व्यावसायिक वर्ग, लाभहितैषी, पदोन्नति के अवसर। नंबर 1 है कार्यों का तर्कपूर्ण विभाजन। नौकरशाही में प्रत्येक पद पर योग्य व्यक्ति को ही बिठाया जाता है ताकि वह अपने कार्यों व लक्ष्यों को आसानी से पूरा कर सके। अपने कार्यों को पूरा करने के लिए उसे सत्ता के पूर्ण प्रयोग करने की छूट प्रदान की जाती है। तकनीकी विशेषता। नौकरशाही में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अपने कार्यों में दक्ष होता है। तकनीकी दक्षता के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं। कानूनी सत्ता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों के निष्पादन के लिए अधिकारी व कर्मचारियों को कानूनी शक्ति के प्रयोग करने की स्वतंत्रता होती है। पद सोपान का सिद्धांत। नौकरशाही में कार्यों के निष्पादन के लिए कर्मचारियों के कई स्तर बना दिए जाते हैं, जिससे ऊपर महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं। कर्मचारी वर्ग सबसे निम्न स्तर पर होता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी को आदेश की एकता के सूत्र में बांधा रखता है। योग्यता प्रणाली। नौकरशाही में प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों का चयन योग्यता के आधार पर होता है। निश्चित वेतन तथा भत्ते। नौकरशाही के अंतर्गत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निश्चित वेतन तथा भत्ते मिलते हैं। रिटायर होने के बाद भी पेंशन का भी प्रावधान होता है। निष्पक्षता। नौकरशाही में लोक सेवकों को अपना कार्य बिना भेदभाव के करना पड़ता है। इनकी दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं। व्यावसायिक वर्ग। नौकरशाही में लोक सेवकों का एक वर्ग व्यावसायिक वर्ग होता है। वह अपने कार्यों का निष्पादन जन सेवा के लिए न करके व्यवसाय समझ कर ही करता है। लाभहितैषी। नौकरशाही में समस्त कार्य नियमन व परंपरा अनुसार ही किया जाता है। इसमें कार्य अनुशासन पर अधिक जोर देने के कारण लाभहितैषी को बढ़ावा मिलता है। पदोन्नति के अवसर। नौकरशाही में सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को अपनी योग्यता व प्रतिभा विकसित करने का अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।